राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो आप साथ साथ कोशिश करना सॉल्व करने की। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन सुन लेना, ठीक है। इवन अगर आपका क्वेश्चन सही भी है तो भी उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनना, क्योंकि उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो को कंप्लीट देखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे आपको ये पता चलता है एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे अभी उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आप उस दिन रियलाइज़ भी कर लोगे। तो आज हम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर शुरू, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइजिंग ऑफ डो इज़ ड्यू टू। जो डो है मीन्स क्या होता है हमारा, जब हम इडली डोसा या ब्रेड बनाते हैं तो जो आटा होता है डो वो फूलता है, वो किसकी वजह से होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और क्या चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए? पहले करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। अब देखो कौन सी यीस्ट होती है, सैक्रोमाइशियस सर्वेसे। ये क्या करती है? CO2 प्रोड्यूस करती है। अब इसकी वजह से ही जो हमारा डो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। और ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है? जैसे इडली डोसा या ब्रेड बनाने में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसके साथ ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स। देखो हमने पढ़ा है न्यूक्लियस की दो कैटेगरी होती है, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। इसने कहा है जो एंड पे से कट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? वो स्पेसिफिक पोजीशन से कट करते हैं, ठीक है, DNA स्ट्रैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम। जेनेटिक मटेरियल का तो उसे हम कंजुगेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन क्या होता है ये आप मुझे बताओगे कमेंट्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग DNA सेपरेटेड बाय एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आनी चाहिए आपको। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है इसके अंदर क्या किया जाता है? DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इसके अंदर क्या किया जाता है? विजुअलाइजेशन की जाती है DNA की। जब हम स्टेनिंग करते हैं किसकी प्रेजेंस में? इथीडियम ब्रोमाइड, ये याद रखना आप। और कौन सी लाइट की कौन सी रेज का यूज़ किया जाता है? तो UV रेडिएशन का ये यूज़ किया जाता है। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, ठीक है। साइज़ के बेसिस पे जब सेपरेट हो जाएंगे तो वो ऑरेंज कलर के बैंड्स की फॉर्म में दिखेंगे आपको। अब हम देखते हैं इन्होंने कौन सा करेक्ट ऑप्शन पूछा हमसे। तो DNA कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, नो। कौन सी रेडिएशन चाहिए उसके लिए आपको? UV रेडिएशन। DNA कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, विदाउट स्टेनिंग नहीं दिखेगा हमें DNA इन विजिबल लाइट। इनने फिर वही चीज़ें गलत है। नेक्स्ट इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड DNA कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, फिर से ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट एक ही बचती है, इसको भी देख लेते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड DNA कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर ऑफ UV लाइट, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर्स टू। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम मोलिकुलर सीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, मोलिकुलर सीजर हम किसे बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। और मोलिकुलर गम हम किसे बोलते हैं? ये आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट इज यहाँ पे SOR आएगा। देखते हैं ऑप्शन। क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन DNA बाय एंजाइम।
कौन सी बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, कमेंट्स में बताना मुझे। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ओनली, यस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यही काम होता है, ये डीएनए के को कट करता है स्पेसिफिक पोजीशंस पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज इन बैक्टीरिया, नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनमें से किसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। रेस्ट्रिक्शन, देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए, फिर हमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड करना है वो पार्ट, वो हमें प्लाज्मिड भी चाहिएगा, और उसके साथ ही डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने के लिए, क्योंकि उसमें हमें नया रिकॉम्बिनेंट जो डिज़ायर्ड पार्ट है उसको इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें, तो इसे कट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। और जब बाद में जब हम डिज़ायर्ड पार्ट डीएनए का इंसर्ट करते हैं उसके लिए हमें लाइगेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसे हम मॉलिक्यूलर गम भी बोलते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट की ऑफ कोर्स ज़रूरत होती है, ई कोलाई की हमें नहीं रिक्वायरमेंट होती, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किस बेसिस पे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होते हैं, तो किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं, चार्ज टू साइज रेशो हम देखते हैं, क्योंकि उसमें चार्ज भी देखा जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और उसके साथ ही साइज, तो चार्ज और साइज के रेशो पे ही अलग होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर, जो हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं वो किस फीचर की वजह से करते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता ही होना चाहिए, ORI, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। अब इसे क्यों हम एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेंट फीचर क्यों बोला गया इसे, क्योंकि जो ORI है मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है डीएनए सीक्वेंस के अंदर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन जब जो प्रोसेस होती है उसके इनिशिएशन के लिए, ठीक है, और उसके साथ ही ये जब हम डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो उसमें कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, तो इसीलिए यही इम्पोर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर भी यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, प्रेजेंस ऑफ साइट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट्स साइज, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा है, ORI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड। हमें सिर्फ डीएनए आइसोलेट करना है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले हमें उसकी सेल वॉल डिग्रेड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम लाइसोसोम का यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो उसकी सेल वॉल को या मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेगा। उसके बाद जो अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आरएनए हो गया या प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, तो उन्हें डिग्रेड करने के लिए आरएनए को कौन करेगा, राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन को प्रोटीएज, और हमें चाहिए क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वही एंजाइम हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो के बाकी सारे एंजाइम्स बाकी सब चीज़ों को डिग्रेड कर देंगे और हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा। Next question is which of the following has popularized the PCR means polymerase chain reaction। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो जो PCR है मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हम डीएनए की कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस को एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं, मीन्स हम किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के कॉपी करवाते हैं थाउजेंड्स में, जब हमें वो सेम सीक्वेंस चाहिए होती है तो PCR का यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या यूज़ किया जाता है, थर्मोस्टेबल डीएनए, ठीक है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस से, और ये कहाँ पे सर्वाइव कर पाता है, ये जो थर्मस एक्वेटिकस होता है
ये बहुत ही हॉट टेम्परेचर पे, मीन्स टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, उस टाइम पे ये स्टेबल और एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पीसीआर के बारे में पता होना चाहिए। अब इतना पता होने के बावजूद ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ऑप्शंस आर इजी, अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, नो। अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, नो। availability of cheap deoxyribonucleotides, availability of thermostable DNA polymerase, yes, इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से ही पीसीआर पॉसिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ competent cell, transformed cell, recombinant cell and none of these. ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, डीएनए के एक पीस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बैक्टीरियम के अंदर। ठीक है, तो इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उन्हें एलिमिनेट करने में, और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनकी ग्रोथ को सिलेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड in bacterial transformation is to facilitate binding of DNA to cell wall, uptake of DNA through membrane transport protein, uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall. Yes, देखो इसमें क्या होता है, हीट शॉक मेथड और केमिकल मेथड के अंदर दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ ये जो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, केमिकल मेथड के अंदर जो फर्स्ट चीज़ आती है वो डाइवेलेंट मेथड होता है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में डाइवेलेंट मेथड, और सेकंड होता है हमारा हीट शॉक मेथड। ठीक है, इनके अंदर क्या किया जाता है, बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है डीएनए के अपटेक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें डीएनए लाइगेज का इसने रोल पूछा है। देखो, जो डीएनए लाइगेज होता है इसे हम सीलिंग एंजाइम भी बोलते हैं और उसके साथ ही हम जेनेटिक गम भी बोलते हैं। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है गम क्या करता है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम होता है डीएनए लाइगेज का। ये चीज़ इन्होंने इसमें नहीं पूछी है, इन्होंने फॉर्मेशन पूछी है, बॉन्ड्स। देखो, अब ये जॉइनिंग कर रही है डीएनए फ्रेगमेंट्स की, तो कौन से बॉन्ड्स में लिंकेज है करता है डीएनए लाइगेज, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, यस, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की ही लिंकेज होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए, नो। लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसिस, क्या काम होता है डीएनए लाइगेज का, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है मॉलिक्यूलर सीजर, वो जिन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या जो इनमें से इनका सोर्स नहीं है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बनता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उसका सोर्स। ई कोलाई भी होती है। एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, ये जो होता है ये पैथोजन की तरह एक्ट करता है डाइकोट प्लांट्स में। ठीक है, और तो ये नहीं है। बैसिलस एमोलाई, यस, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो नहीं है सोर्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ये याद रखना, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज इन पीसीआर रिएक्शन। जो पीसीआर रिएक्शन होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डीनेचुरेशन, सेकंड वन इज़ एनिलिंग एंड द थर्ड वन इज़ एक्सटेंशन। तो इनमें से कौन सी जो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टैग पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है, जो टैग पॉलीमरेज के द्वारा कैटलाइज की जाती है, तो इसका यूज़ होता है एक्सटेंशन प्रोसेस में। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इसके सारे प्रोसेस याद रखना है,
क्या क्या किस प्रोसेस में होता है। जैसे फर्स्ट इज़ डीनेचुरेशन। इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। टेम्परेचर इज़ अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस। एनीलिंग में प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं। एक्सटेंशन में वो एक्सटेंशन प्रोसेस में एक्सटेंड होंगे, जो प्राइमर ऐड किए हैं वो एक्सटेंड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bacterial cell wall was transformed with a recombinant DNA that was generated using a human gene. However, the transformed cell did not produce the desired protein. Reasons could be, देखो इसमें क्या कहा गया है, बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म की गई है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वाज जनरेटेड यूजिंग ह्यूमन जीन। ह्यूमन जीन से वो जनरेट की गई थी। हाउएवर द ट्रांसफॉर्म सेल डिड नॉट, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई जिस सेल में, वो डिज़ायर्ड प्रोटीन नहीं बना पाई। इसका रीज़न क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है जो प्रोकैरियोटिक है और ह्यूमन जीन से बनाई गई है। जो ह्यूमन सेल होती है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है। तो ह्यूमन जीन जो है मीन्स यूकैरियोटिक सेल होगी उसके अंदर, तो उसके अंदर इंट्रॉन्स होंगे। ठीक है। जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं बनते। अब जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल थी वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है यहाँ पे। अमीनो एसिड कोडोन्स फॉर ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट। ऑल ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म्ड बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन और फॉर द बेस्ट यील्ड if one were to produce a recombinant protein in large amount। अगर large amount में recombinant protein produce करना हो तो क्या चीज़ है जो best yield के लिए सही रहेगी। Laboratory flask of largest capacity, a stirred tank bioreactor without inlets, a continuous culture system। Yes, the option C is correct. Next is, who among the following was awarded the Nobel Prize for the development of PCR technique। PCR टेक्निक के लिए नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था, कैरी म्यूलर्स को। ठीक है, 1985 में। अब इनके सिवाय जो और अदर ऑप्शंस इन्होंने दिए, जैसे हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जनरेट किया था। ठीक है। तो इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फर्स्ट सबसे पहले डिस्कवर किया था, जनरेट किया था। किसकी हेल्प से, एक बैक्टीरिया से इन्होंने बनाया था विद द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। कब, 1972 में। ठीक है। और इसके बाद अरविंद खुराना ने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवरी की थी डीएनए लाइगेज एंजाइम की। नेक्स्ट हमारे बच गए आर्थर कॉर्नबर्ग। इन्होंने और हर्बर्ट बॉयर दोनों ने मिल के फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पीसीआर टेक्निक के लिए किसे अवार्ड दिया गया था, देन इट इज़ कैरी म्यूलियस। कब मिला था, 1985 में। ये करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। इट रिकॉग्नाइज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यस, ये क्या करता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करके उस पर कट लगाता है डीएनए स्ट्रैंड्स पे। इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। इट इज़ एन एंडोन्यूक्लियस। यस, ये भी सही है। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस। नो, ये वायरसेस से आइसोलेट नहीं किया जाता, बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है। तो ऑप्शन सी ही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी सी है। और इट प्रोड्यूसेस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स इन बोथ इन डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड। तो हमारी यहाँ पे डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टेटमेंट जो होगी वो होगी ऑप्शन सी। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, साथ साथ आप कोशिश किया करो वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन शो होता है तो खुद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आंसर मैच करो। और अगर आपका आंसर सही भी है तो भी उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनना, और अगर आंसर गलत है तो
उसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन लेना, आपकी जो गलती थी वो भी आपको पता चलेगी। और उसके साथ ही जब भी कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होता है, अगर आपको उसका करेक्ट ऑप्शन भी पता है तो जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उनसे किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है वो भी कोशिश किया करो सोचने की, ठीक है। इससे एक ही क्वेश्चन में आप कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर जाओगे। तो या फिर ये चीज़ भी होती है कि बाकी के 3 ऑप्शंस इसका करेक्ट आंसर क्यों नहीं है। तो इस तरह से जब आप सोचने की कोशिश करोगे तो एक ही टाइम पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, तो एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी कमेंट्स में मुझे बता देना। जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सजेशन हो, कोई भी एडवाइस हो तो वो भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।